आज हम करेंगे सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और सेक्शन 8 की जो हेडिंग है दैट स्टेट्स मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट कौन सा, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। तो हेडिंग में तो सिर्फ दिया गया है कि मोटिव और प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट रिलेवेंट होंगे या नहीं होंगे। और अब इसके डिटेल्स में जाकर, सेक्शन की डिटेल्स में जाकर देखते हैं कि मोटिव से क्या मतलब है, वो क्यों रिलेवेंट होगा, प्रिपरेशन से क्या मतलब है, वो क्यों रिलेवेंट होगा, और साथ ही कंडक्ट से क्या कहना चाहते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई है हेडिंग से ही, फ्रॉम दी हेडिंग इटसेल्फ, कि जो सेक्शन 8 की रिलेवेंसी है वो 3 काइंड्स ऑफ फैक्ट से डील करती है। पहला है मोटिव, दूसरा है प्रिपरेशन और तीसरा है कंडक्ट। कंडक्ट को भी उसने हेडिंग में तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। हालांकि वो बॉडी में इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो बेसिकली आई एम रिपीटिंग इट अगैन, सेक्शन 8 की रिलेवेंसी 3 फैक्ट्स के बारे में बात करती है। इट इज़ रिलेटेड टू मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, और कंडक्ट प्रीवियस या सब्सिक्वेंट हो सकता है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगली बात पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनको एक एक करके डील करेंगे। मोटिव और प्रिपरेशन दिए गए हैं पैरा 1 में, और कंडक्ट की बात की गई है पैरा 2 में। मोटिव, प्रिपरेशन आर इन पैरा 1 एंड कंडक्ट इज डेल्ट इन पैरा 2। उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि पैरा 1 क्या कहता है। पैरा 1 कहता है कि कोई भी फैक्ट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट, मोटिव या फिर प्रिपरेशन रिगार्डिंग एनी एफआईआई और रिलेवेंट फैक्ट। कोई भी ऐसा फैक्ट विच आइदर शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी एफआईआई और आरएफ। अब एक एक वर्ड का हमें मतलब समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि शो क्या होता है। शो विच इज समथिंग विच इज मैनिफेस्टेड, मतलब जो दिख रहा हो, जिसको देखा जा सकता हो, जो देखने से ही मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूट्स विच क्रिएट्स, मतलब जहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगे कि अच्छा इसकी क्रिएशन यहाँ से हुई है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए, एक सेकंड बताते हैं। एग्जाम्पल ये है कि ए और बी के बीच में लड़ाई हुई है। जब लड़ाई हो रही है तो ए बी को बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है। गेटिंग द पॉइंट? ए और बी की लड़ाई हुई, ए बी को बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है। यहां पर सुबह ये लड़ाई हुई, शाम को इसने उसको मार दिया। इन द मॉर्निंग द फाइट वॉज देयर एंड इन द इवनिंग ए किल्ड बी। अब देखिए, जो इसके शब्द थे लड़ाई के समय, सुबह की लड़ाई के समय जो इसके शब्द थे कि मैं तुमसे अपना बदला लूंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा, तो यहां से मोटिव का पता चल रहा है, यहां से मोटिव दिख रहा है। शोज दीज वर्ड्स कि मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहता हूं, मैं तुमसे अपना बदला लूंगा और इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं पर बदला वो क्यों लेना चाहता है? वाई वॉन्ट्स टू टेक द रिवेंज? बिकॉज देयर इज अ फाइट। तो इस वाली एग्जाम्पल में जो शब्द यूज किए गए हैं वो तो दिखाता है कि मोटिव क्या है, लेकिन मोटिव क्रिएट कैसे हुआ, हाउ वॉज मोटिव क्रिएटेड, वो किससे पता चलता है? लड़ाई हुई है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए केस चल रहा है, ए और बी, ए ने बी को मार दिया। अब इस केस में जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं वो एविडेंस लेके आना चाहते हैं सी का, ये दिखाने के लिए कि उसी दिन सुबह ए और बी की लड़ाई हुई थी। अब डिफेंस लॉयर कहता है कि नहीं मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ रिलेवेंट फैक्ट, इसलिए इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो कोर्ट सेक्शन 136 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूछती है कि बताइए किस तरीके से रिलेवेंट है। तो बताइए किस तरीके से रिलेवेंट है। 136 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूछा गया। तो प्रोसिक्यूशन के वकील कहते हैं कि साहब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ए ने बी की डेथ, अगर उसकी डेथ कॉज की है, उसका मर्डर किया है, तो ए का मोटिव क्या था। और मोटिव किस चीज से पता चलेगा? लड़ाई से। क्योंकि मोटिव आया कहां से? देखिए, अगर ए और बी की लड़ाई नहीं होती, ए और बी की लड़ाई नहीं होती
तो मोटिव नहीं होता कि मुझे अपना बदला लेना है, बदले की भावना ही नहीं आती। तो शुरुआत कहां से हुई? फ्रॉम वेयर द मोटिव वॉज क्रिएटेड। मोटिव क्या था? रिवेंज लेना। उसकी क्रिएशन कहां से हुई? लड़ाई से। तो इस तरीके से मोटिव को दिखाने के लिए जो फैक्ट है वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो प्रोसिक्यूशन कहेगा कि साहब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ए का मोटिव क्या था, उस मोटिव को दिखाने के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, इस बात की गवाह लेके आने पड़ेंगी कि ए और बी की सुबह लड़ाई हुई थी, इसलिए ये रिलेवेंट फैक्ट, इसलिए मुझे अलाउ किया जाए। उसी तरीके से मान लीजिए यहां से तो हमें यह पता चल रहा है कि ए का मोटिव क्यों बना बी को मारने का, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। क्यों बना? लड़ाई हुई। लेकिन अब वहीं से जो शब्द थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मुझे तुमसे अपना बदला लेना है, ये उसका मोटिव दिखा रहे हैं। लड़ाई के दौरान उसके शब्द इस्तेमाल किए गए दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए मैं किसी आई विटनेस सी को लेके आना चाहता हूं एज अ विटनेस, जो ये बताएगा कि साहब ए और बी की जब लड़ाई हुई तो ए सी को बोल रहा था कि मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये शोज हो गया एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूट्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड थिंग जो सेक्शन 8 में हमें समझनी और पढ़नी है, दैट इज मोटिव। मोटिव इंडियन पिनल कोड में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस होता है और हम सबसे पहले समझते हैं कि मोटिव का मतलब क्या होता है। तो मोटिव मीन्स द लार्जर गोल विच अट्रैक्ट्स द अक्यूज टू कमिट द ऑफेंस। वो लार्जर गोल जो कि अक्यूज को अट्रैक्ट करेगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए। वहीं पर अगला सवाल आता है कि मोटिव और इंटेंशन में क्या अंतर है। तो जहां पर इंटेंशन है डिजायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, इंटेंशन इज द डिजायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, वहीं पर मोटिव का मतलब जो मैंने आपको बताया, मोटिव इज मियरली द लार्जर गोल। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि आप एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उस प्रोड्यूस करने की आपकी इच्छा है, डिजायर है। तो इसका टेस्ट क्या है? सबसे पहले हम इंटेंशन को समझते हैं। ओके, इंटेंशन का टेस्ट क्या है? इंटेंशन में हम ये टेस्ट करेंगे कि मीन्स कौन से अडॉप्ट किए गए हैं और उनको सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस में रखते हुए ये देखेंगे कि क्या ये मीन्स अगर कोई रीजनेबल प्रूडेंट मैन इन सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल करता तो क्या उसकी डिजायर ये रिजल्ट प्रोड्यूस करने की होती। तो उसके लिए हमें क्या सवाल पूछना पड़ेगा? उसके लिए हमें सवाल पूछना पड़ेगा, आर दी मीन्स सच एज विल ensure that the desired consequence is produced with certainty। क्या डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस जो वो लाना चाहता है ये पर्टिकुलर मीन्स करके वो सर्टेनिटी से वो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस ला सकता था। सो दिस इज द टेस्ट दैट वी विल बी गोइंग टू डू। मैं एक एग्जांपल से आपको चीजें बेहतर समझा पाऊंगा, तो एक एग्जांपल करते हैं इसका। एक देखिए एग्जाम्पल ये है कि ए ने बी को स्टैब करके उसकी डेथ कॉज कर दी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंटेंशन थी या नहीं थी डेथ कॉज करने की। चक्कू मारा है, दैट हैज़ बीन दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो अच्छे से प्रूव हो चुका है कोर्ट में कि ए ने बी को स्टैब किया है। लेकिन अगला सवाल आता है कि क्या ए ने बी को स्टैब किया है, जो डेथ कॉज की है, क्या ए की इंटेंशन डेथ कॉज करने की थी? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन आएगा कि जो उसने मीन्स इस्तेमाल किए हैं क्या वो इंश्योर कर देंगे कि डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस सर्टेनली हो ही हो। डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है? डेथ। डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है? डेथ। मीन्स क्या यूज किए हैं? स्टैबिंग। तो क्या स्टैबिंग अपने आप में सफिशिएंट है कि वो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस दैट इज डेथ सर्टेनली हो ही हो, सर्टेनिटी के साथ होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें और आगे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि उसने कौन से बॉडी पार्ट पे स्टैब किया है, कितनी फोर्स का इस्तेमाल किया है, वेपन कौन सा इस्तेमाल किया है। मान लीजिए वो बहुत तेज तलवार या बहुत तेज चाकू का इस्तेमाल करता है तो उससे सर्टेनिटी बढ़ती है, और वहीं पर वो किसी ऐसी वेपन का इस्तेमाल करता है जो ज़्यादा पैना नहीं है, तो वहाँ पर सर्टेनिटी कम होती है। बिकॉज एक रीजनेबल आदमी जब किसी को मारना चाहेगा
उसकी डेथ कॉज करना चाहेगा विद सर्टेनिटी, तो वो सुनिश्चित करेगा कि वेपन इस तरीके का हो कि डेथ कॉज हो 100% हो, सर्टेनिटी के साथ हो। वहीं पर फोर्स, मान लीजिए आपको डेथ कॉज करनी है तो आप फोर्स पूरी ताकत से करेंगे, वहीं पर आप डेथ नहीं कॉज करना चाहते, आप सिर्फ चोट पहुंचाना चाहते तो आप पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहीं पर आता है कि कौन से बॉडी पार्ट में मारा है, मान लीजिए आपने हाथ में मारा है, शोल्डर पे मारा है, या आपने थाई पे मारा है, तो ये दिखाता है कि अगर आप उसकी मृत्यु कॉज करना चाहते तो आप उसकी थाई पे, शोल्डर पे नहीं मारते, आप वहां पर मारते, वहां पर स्टैबिंग करते जहां पर डेथ कॉज करने की सर्टेनिटी होती। तो इन सब फैक्टर से हमें इंटेंशन का पता चलता है। अब आते हैं मोटिव वाली बात पर। जब ए ने बी को स्टैब किया तो इंटेंशन के तो हमने क्वेश्चंस कर लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिलेवेंट होंगे, लेकिन मोटिव में सवाल क्या होगा कि ये क्यों करना चाहता था। वाई ए वांटेड टू किल बी, वॉज इट सम रिवेंज, वॉज इट सम प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, वॉज इट सम अदर इशू। तो जो वाई आएगा, एक पर्टिकुलर आदमी ने ऑफेंस क्यों किया है, वो उसका मोटिव होगा। Wherever the question is why, that will be motive. It is as simple as that. I hope the difference between intention and motive is clear now. So we move to the next topic. अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे। देखिए प्रिपरेशन, बिल्कुल इसको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी नेसेसरी स्टेप्स जो एक व्यक्ति लेगा उस काम को करने के लिए। अगर आपके घर में किसी की शादी है तो शादी की प्रिपरेशन, शादी करने के लिए जो प्रिपरेटरी नेसेसरी स्टेप्स आप लेंगे वो प्रिपरेशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अपने लॉ के परस्पेक्टिव में भी हम इस डेफिनेशन को उतना ही सिंपल रखते हैं कि टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स टू एबल टू कमिट दैट पर्टिकुलर रॉन्ग। उस पर्टिकुलर रॉन्ग करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स जरूरी हैं उनको हम प्रिपरेशन बोलेंगे। किसी भी चीज से, किसी भी सबूत से, किसी भी गवाह से, किसी भी फैक्ट से अगर हमें प्रिपरेशन का पता चलता है तो वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सेक्शन 8 में प्रिपरेशन का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी सबूत के द्वारा प्रिपरेशन का पता चलता है तो दैट विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 8। इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जी देखिए, मान लीजिए ए बी को डेथ कॉज करना चाहता है और किस तरीके से करना चाहता है, पॉइजन देके। तो कौन कौन से प्रिपरेटरी स्टेप्स हो सकते हैं भाई? वो मार्केट गया पॉइजन खरीदने के लिए, उसने अपने सभी नौकरों को, जितने भी नौकर थे उनको छुट्टी दे दी, उसने बी को डिनर के लिए बुलाया। अब इनमें से कोई भी चीज़ मैं अगर प्रूव करना चाहूँ किसी भी विटनेस से, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ए ने बी की डेथ कॉज कर दी। अब प्रोसिक्यूशन क्या करता है? प्रोसिक्यूशन बुलाना चाहता है केमिस्ट को बुलाना चाहता है ये गवाही देने के लिए कि साहब ए मुझसे पॉइजन लेने के लिए आया था। तो डिफेंस कहता है कि नो मिलॉर्ड, दिस एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ रिलेवेंट फैक्ट। तो अगर प्रोसिक्यूशन ये कहना चाहता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन, कॉल था बीच में, एक फ़ोन आ गया था तो आई हैव टू टेक दैट। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए अब डिफेंस ये कहता है कि भाई केमिस्ट की गवाही किस बात के लिए, हम तो अलाउ नहीं करेंगे। तो वो कोर्ट के सामने ऑब्जेक्ट करता है कि साहब ये केमिस्ट की गवाही नहीं होनी चाहिए। तो अगेन ये प्रूव करना पड़ेगा कि केमिस्ट की गवाही रिलेवेंट फैक्ट है या नहीं है। तो केमिस्ट की गवाही रिलेवेंट फैक्ट है सेक्शन 8 में। क्यों? क्योंकि वो प्रिपरेशन बताती है कि अक्यूज ने प्रिपरेशन की, वो केमिस्ट तक गया, उसने जहर को खरीदा। उसी तरीके से मान लीजिए अब प्रोसिक्यूशन उसके जो सर्वेंट थे, सर्वेंट को बुलाना चाहता है विटनेस बॉक्स में और कहना चाहता है कि जिस रात को ये वारदात हुई है, जिस रात को बी की डेथ हुई है, उस दिन सुबह सभी सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी। तो इस बात को गवाह देना चाहता है।
तो अगेन हमें प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये गवाह, क्या ये फैक्ट, क्या ये विटनेस रिलेवेंट फैक्ट है। तो इसका जवाब है हाँ जी, रिलेवेंट फैक्ट है सेक्शन 8 में, क्योंकि ये प्रिपरेशन के बारे में बताता है। इसी तरीके से मान लीजिए गवाही होनी है बी की पत्नी की, और वो विटनेस बॉक्स में आके कहना चाहती है कि ए ने बी को खाने के लिए घर पे बुलाया था। अब अगेन क्या ये रिलेवेंट फैक्ट है? जी बिल्कुल रिलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि अगर आपको किसी को जहर देके मारना है तो आपको उसके खाने में जहर डालना पड़ेगा। खाने में जहर डालने के लिए आपको उसके खाने तक असेसिबिलिटी चाहिए। असेसिबिलिटी के लिए आप उसे दावत पे बुला सकते हैं। तो ए ने बी को दावत पे बुलाया, ये फैक्ट, ए ने बी को दावत पे बुलाया, ये फैक्ट अपने आप में रिलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि ये सेक्शन 8 के हिसाब से प्रिपरेशन बताता है कि हाँ ए ने प्रिपरेशन की थी। अब आते हैं दूसरे इलस्ट्रेशन पे, दूसरे एग्जाम्पल वी हैव डन। इसमें जब भी मैं शब्द एग्जाम्पल यूज करूं तो वो अपने द्वारा बनाए हुए एग्जाम्पल्स होंगे, और जब भी मैं शब्द इलस्ट्रेशन यूज करूं तो वो इलस्ट्रेशन वो होंगे जो बेर एक्ट में दिए गए हैं। तो दिस इज अ इलस्ट्रेशन गिवन इन द बेर एक्ट। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ए की विल है या नहीं है, वेदर अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए और नॉट। अब उसमें एक चीज समझिए आप कि हमारे सामने 3 फैक्ट आए और हमें देखना है कि क्या वो प्रिपरेशन थी। अगर वो प्रिपरेशन थी तो वो रिलेवेंट फैक्ट होंगे, वो प्रिपरेशन नहीं थी तो रिलेवेंट फैक्ट कम से कम सेक्शन 8 में तो नहीं होंगे, किसी और सेक्शन में हो सकते हैं लेकिन सेक्शन 8 में नहीं होंगे। तो सबसे पहला सबूत क्या आता है, फैक्ट क्या आता है कि ए ने इंक्वायरी की थी कि भैया विल के संबंध में उसने कोई इंक्वायरी की। तो जब आदमी विल बनाएगा तो क्या क्या प्रिपरेशन करेगा, वो पहले इंक्वायर करेगा कैसे बनती है, कौन बनवा सकता है, एडवोकेट कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पे डॉक्यूमेंट कराई जा सकती है। तो उसने इस संबंध में इंक्वायरीज की, तो ऑब्वियसली ये प्रिपरेशन के बारे में बता रहा है, तो रिलेवेंट फैक्ट है, इसका हम सबूत दे सकते हैं। उसके बाद उसने किसी वकील को कंसल्ट किया विल को बनाने के लिए, बिल्कुल ये भी प्रिपरेशन की बात बोल रहा है, इसको भी रिलेवेंट, ये भी रिलेवेंट फैक्ट है, इसको भी हम, इसका भी हम सबूत दे सकते हैं। हम वकील को विटनेस बॉक्स में बुला के पूछ सकते हैं, उसके विटनेस एविडेंस करा सकते हैं कि ये आपसे क्या इसने इस सिलसिले में बात की थी, बिल्कुल की थी जी, तो प्रिपरेशन पता चल रही है। तीसरा है उसने काफ़ी ड्राफ्ट्स बनवाए और काफ़ी को उसने फिर जितने भी ड्राफ्ट्स बनाए उसने उनको अप्रूव नहीं किया, ये भी प्रिपरेशन स्टेज है, क्योंकि जब एक आदमी विल बनाता है तो उसकी जब ड्राफ्टिंग होगी तो ड्राफ्ट्स आएंगे, वो हो सकता है उनको अप्रूव ना करे, कहेगा फिर से बनाओ, फिर वो चेक करेगा, फिर समझ में नहीं आया उसे, नहीं यार इसमें ये चीज़ करो, ये एडिट करो, ये चेंज करो, ये जोड़ दीजिए, देन अगेन वो उसने अप्रूव नहीं किया। तो ये सारी स्टेजेस प्रिपरेशन की स्टेजेस हैं। इन सब का, इनमें से किसी एक का भी और इन सब का भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं, इनके एविडेंस दे सकते हैं, बिकॉज ये सेक्शन 8 में रिलेवेंट है, क्योंकि सेक्शन 8 बोलता है कि कोई भी चीज़ जो ये बताए कि प्रिपरेशन हुई थी या की गई थी वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। चलिए अब अगले उस पर आते हैं हम। अगला कहता है कि किसी भी चीज से कंडक्ट का पता चलता हो, किसी भी फैक्ट से कंडक्ट का पता चलता हो, वो फैक्ट सेक्शन 8 में रिलेवेंट फैक्ट होगा। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि कंडक्ट कौन सा, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट, या साथ में, मान लीजिए जिस समय ऑफेंस हुआ उसके दौरान का कंडक्ट या उससे पहले का कंडक्ट या बाद का कंडक्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल उठता है कि किसका कंडक्ट रिलेवेंट, भाई केस ए और बी के बीच में चल रहा है, क्या ए और बी का कंडक्ट की बात हो रही है या किसी और व्यक्ति के कंडक्ट की बात हो रही है। तो दूसरा सवाल बनता है कि किसका रिलेवेंट होगा। तीसरा सवाल बनता है इसमें कि क्या कोई कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए तभी हम कंडक्ट को रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। और चौथा है कि क्या स्टेटमेंट, देखिए वो तो क्लियर हो गया, वो तो मैंने जब कंडक्ट का जिक्र किया तभी आपको बोल दिया कि कंडक्ट जो है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा, सेक्शन 8 ये बोलता है, क्लियर कट। ये तो अगले सवाल है ना कि कौन सा कंडक्ट, किसका कंडक्ट, कंडक्ट की कंडीशंस क्या होंगी, वो आगे की बातें हैं, लेकिन कंडक्ट अपने आप में रिलेवेंट फैक्ट है। अगर कोई भी सबूत आप कंडक्ट के सिलसिले में देना चाहते हैं तो रिलेवेंट फैक्ट, इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन वहीं पर सवाल उठता है कि क्या स्टेटमेंट भी रिलेवेंट फैक्ट होगी सेक्शन 8 में, क्या स्टेटमेंट भी कंडक्ट मानी जाएगी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस कंडक्ट की बात हो रही है, सब्सिक्वेंट की बात हो रही है, साथ वाले की बात हो रही है। तो मैंने शुरुआत में आपको ये बताया था
कि अगर हम हेडिंग की बात करें, सेक्शन 8 की हेडिंग की बात करें, तो हेडिंग में तो साहब क्या हो रहा है, हेडिंग में वर्ड यूज़ किए गए हैं प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, दोनों वर्ड यूज़ किए गए हैं। लेकिन अगर हम कंडक्ट की बात करें तो कंडक्ट 3 स्टेज में बांटा जा सकता है। प्रीवियस कंडक्ट मतलब जो ऑफेंस हुआ है उससे पहले का कंडक्ट, ऑफेंस हो चुका है उसके बाद का कंडक्ट सब्सिक्वेंट कंडक्ट, और ऑफेंस के दौरान का कंडक्ट कंटेम्परेनियस कंडक्ट। अब प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट तो उन्होंने जिक्र कर दिया हेडिंग में ही, सेक्शन 8 की हेडिंग में ही। हालांकि बॉडी में कंडक्ट को सिर्फ कंडक्ट के रूप में यूज किया गया है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट शब्दों का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन यहीं पर बात आती है कि क्या कंटेम्परेनियस कंडक्ट भी इसी कंडक्ट में आएगा? तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो बिल्कुल आएगा, बिकॉज बॉडी क्या शब्द इस्तेमाल कर रही है, कंडक्ट। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था कि वो कुछ भी चीज, कोई भी फैक्ट जो सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है वो सेक्शन 6 में रिलेवेंट है। अब कंडक्ट जो ऑफेंस के दौरान हो रहा है, जब ए बी को चक्कू मार रहा है उस समय बी चीख रहा है, वो बिल्कुल उसी समय कंडक्ट हो रहा है। बी हेल्प के लिए बुला रहा है, वो उसी समय का कंडक्ट है, कंटेम्परेनियस कंडक्ट है। तो बेसिकली ये बिल्कुल टेक्निकली सेक्शन 8 में आता है, लेकिन एज अ कन्वेंशन इसे सेक्शन 6 में प्रूव किया जाता है, बिकॉज सेक्शन 6 ये कहता है कोई भी फैक्ट जो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है वो रिलेवेंट फैक्ट है। तो कंक्लूडिंग बात ये है कि जो कंटेम्परेनियस कंडक्ट है उसे एज अ कन्वेंशन हम सेक्शन 6 में ही कवर करते हैं। वैसे टेक्निकली ये सेक्शन 8 में भी आएगा, लेकिन प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इट इज कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 8। हालांकि ये भी अगर ये दोनों सेम ट्रांजैक्शन में हैं, ये भी अगर दोनों सेम ट्रांजैक्शन में हैं तो ये भी सेक्शन 6 में आ सकते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी रिलेवेंट के से रिलेटेड सेक्शंस हैं वो आपस में ओवरलैप भी करते हुए चलते हैं। चलिए अब हम आ गए अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल ये है कि हमने ये तो कह दिया कि कंडक्ट रिलेवेंट होगा, लेकिन किसका कंडक्ट रिलेवेंट होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले कंडक्ट रिलेवेंट होगा पार्टी का और उसके एजेंट का और विक्टिम का। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्टी, एजेंट और विक्टिम। पार्टी कौन सी, एजेंट कौन सा? पार्टी ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग। कोई सूट चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग या सूट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग पार्टी कहलाते हैं। उनका कंडक्ट या उनके एजेंट का कंडक्ट, रिप्रेजेंटेटिव का कंडक्ट। और जब हम एजेंट की बात करते हैं इसका मतलब लॉयर का कंडक्ट भी यहां पर रिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज लॉयर इज एन एजेंट। अब हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं सूट और प्रोसीडिंग की, तो सिविल केस की अगर बात करें तो सिविल केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं, तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए पेटिशन की बात करें, कोई रिट पेटिशन है या कोई और पेटिशन है, उसमें पेटिशनर और रिस्पोंडेंट होते हैं, तो पेटिशनर और रिस्पोंडेंट का कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें, क्रिमिनल केस में हम क्रिमिनल केस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेट केस और कंप्लेंट केस। हालांकि वी विल गो इन डिटेल्स व्हेन वी विल बी डूइंग सीआरपीसी, लेकिन कंप्लेंट केस और स्टेट केस में अंतर ये होता है, स्टेट केस में द प्रोसिक्यूशन टेक्स केयर ऑफ द केस और सरकार और स्टेट इस केस को देखती है। वहीं पर कंप्लेंट केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, कंप्लेंट फाइल हुई है कोर्ट में और उसके बाद केस चला है, तो इट इज़ बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम। वहीं पर स्टेट केस किसके बीच में होता है? अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के बीच में होता है, विक्टिम इसके बीच में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अक्यूज्ड और विक्टिम होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। और तीसरा कंडक्ट किसका मैंने बताया आपको? विक्टिम का कंडक्ट। तो इसको कंक्लूड करते हैं किस किस का कंडक्ट रिलेवेंट है, या तो पार्टी का कंडक्ट या एजेंट का कंडक्ट या फिर विक्टिम का कंडक्ट। इन तीनों लोगों का कंडक्ट रिलेवेंट है। अगर कोई और आदमी है, किसी और के कंडक्ट की बात की जा रही है, तो उसका कंडक्ट रिलेवेंट नहीं होगा। यहीं पर हम अगला टॉपिक कर लेते हैं। मान लीजिए विटनेस है, क्या विटनेस का कंडक्ट रिलेवेंट होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमने क्लियरली बोला या तो पार्टी होनी चाहिए
या एजेंट होना चाहिए या विक्टिम होना चाहिए। विटनेस के कंडक्ट की कहीं भी बात नहीं है, तो इसका मतलब विटनेस का कंडक्ट रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन यहीं पर एक और सवाल आता है। सवाल ये आता है कि मान लीजिए अप्रूवर है। अप्रूवर कौन होता है? इसको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो सरकारी गवाह जिसे हम बोलते हैं, ये को अक्यूज्ड है और बाद में इसको कोर्ट पार्डन कर देती है, पार्डन दे देती है, और जो मेन अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट ये विटनेस गवाही दे देता है और उसको विटनेस में बदल दिया जाता है। ये को अक्यूज्ड है एंड इसको पार्डन मिल गया एंड ही हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ विटनेस अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द मेन अक्यूज्ड। तो सवाल ये उठता है, क्या अप्रूवर का जो कंडक्ट है वो रिलेवेंट होगा? बिकॉज हमने कहा था कि अक्यूज का हमने कहा था पार्टी का कंडक्ट रिलेवेंट है। अब अक्यूज इज अ पार्टी, क्रिमिनल केस में अक्यूज जो है वो पार्टी है, तो क्या कंडक्ट ऑफ एन अप्रूवर रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8? आंसर इज नो। रीजन क्या है? वो अक्यूज था, बिल्कुल था, को अक्यूज था, लेकिन जैसे ही उसको पार्डन मिला वो अप्रूवर बना, वो विटनेस हो गया। अब उसकी कैपेसिटी क्या है? ही इज अ विटनेस, ही इज नॉट एन अक्यूज्ड एनीमोर बिकॉज ही हैज बीन गिवन द पार्डन। और जैसे ही वो विटनेस होता है, हमने अभी देखा था कि विटनेस का कंडक्ट रिलेवेंट नहीं होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अप्रूवर का कंडक्ट भी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही अप्रूवर विटनेस बन जाता है वो वैसे ही अक्यूज नहीं रहता, और विटनेस बनते ही विटनेस का फंडा अप्लाई होगा, और विटनेस का फंडा कहता है कि विटनेस के ऊपर विटनेस का कंडक्ट रिलेवेंट नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक करते हैं, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर कंडक्ट टू बी रिलेवेंट। अभी हमने क्या देखा? कंडक्ट जब हम कर रहे थे तो हमने क्या क्या हमारा हो चुका है। हमने देखा है कि कंडक्ट कौन सा, तो प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उसके बाद कंडक्ट किसका, हुज कंडक्ट, तो वो हम देख चुके हैं, या तो पार्टी हो या एजेंट हो या विक्टिम हो, इन तीनों का कंडक्ट ही रिलेवेंट होगा। हमने ये भी देख लिया कि विटनेस का कंडक्ट रिलेवेंट नहीं होगा, और साथ में हमने ये देखा है कि अप्रूवर का भी कंडक्ट रिलेवेंट नहीं होगा। उसका रीज़न हम बता चुके हैं, बिकॉज ही इज़ नो मोर एन अक्यूज्ड, ही हैज़ टर्न इनटू अ विटनेस आफ्टर ही हैज़ टर्न एन अप्रूवर। उसको पार्डन मिल चुका है और अब वो विटनेस है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंडक्ट को लेके क्या कोई कंडीशन है जिसको पूरा करके ही आप उस कंडक्ट को एज अ रिलेवेंट फैक्ट कोर्ट में एडमिट कर सकते हैं, वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जहां पर कंडीशन इन केस ऑफ प्लेंटिफ एजेंट, और दूसरा जहां पर हम विक्टिम की बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था किस किस का कंडक्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है, सॉरी नॉट इंपॉर्टेंट, पार्टी का, एजेंट का और विक्टिम का। तो पार्टी और एजेंट की कंडीशंस ये हैं और विक्टिम की कंडीशंस अलग हैं। तो पार्टी और एजेंट की कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि जो कंडक्ट है दैट शुड बी इन द रेफरेंस ऑफ एफआईआई और रिलेवेंट फैक्ट, या फिर सूट और प्रोसीडिंग। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जो कंडक्ट हुआ है, अब किसी भी कंडक्ट को तो हम किसी केस में रिलेवेंट फैक्ट नहीं मान लेंगे ना। उस कंडक्ट को हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि साहब ये जो कंडक्ट हुआ है ये या तो किसी फैक्ट इन इशू के रेफरेंस में हुआ है, या किसी रिलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में हुआ है, या किसी सूट और प्रोसीडिंग के रेफरेंस में हुआ है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए ए और बी का केस चल रहा है। अब ए कोर्ट में अपीयर नहीं होता, इज अ प्लेंटिफ एंड इट डजंट अपीयर इन द कोर्ट, तो उसका एक कंडक्ट है, नॉट अपीयरिंग इन द कोर्ट इज अ कंडक्ट, और एक किसके रेफरेंस में है? रिगार्डिंग द सूट, जो कि सूट चल रही है उसी के रेफरेंस में है ना कि वो अपीयर नहीं हो रहा। या यहीं पर मान लीजिए ए के पास कुछ एविडेंस है
लेकिन वो एविडेंस कोर्ट में लेके नहीं आ रहा है। मे बी उसका खुद का एविडेंस है, लेकिन उसको पता है कि एविडेंस अगर कोर्ट तक चला गया तो मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो विटनेस नहीं, वो एविडेंस नहीं लेके आ रहा है, तो अगेन नॉट ब्रिंगिंग दैट एविडेंस इज अ कंडक्ट, और किसके रेफरेंस में? सूट के रेफरेंस में। अभी हम आगे और एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पहली कंडीशन है पार्टी और एजेंट के मामले में कि कंडक्ट शुड बी इन रेफरेंस टू आइदर फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और सूट और प्रोसीडिंग। आइदर फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और सूट और प्रोसीडिंग, इनमें से किसी के भी एक के रेफरेंस में वो होना चाहिए। दूसरा, एंड बोथ द कंडीशंस आर मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि कंडीशन कोई भी एक हो जाए तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, बोथ द कंडीशंस आर मैंडेटरी। दूसरी कंडीशन है सच कंडक्ट वाज मेड आइदर टू इन्फ्लुएंस द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, और इट वाज मेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उससे ये क्लियर होगा। पहले मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो कंडक्ट है, हर कंडक्ट तो रिलेवेंट नहीं होगा। कौन सा कंडक्ट रिलेवेंट होगा? उसको दो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या? कि वो किसी फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट या फिर सूट और प्रोसीडिंग के रेफरेंस में हो। मतलब इनके कंटेक्स्ट, इनसे रिलेटेड हो, इनके रेफरेंस में हो। और दूसरा क्या है कि वो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करती हो। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो ही कंडक्ट रिलेवेंट होगा। दिस इज द केस, दिस इज इन द केस ऑफ पार्टी एंड एजेंट। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि इन्फ्लुएंस से क्या कहना चाहता है और रेफरेंस से क्या कहना चाहता है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, एक सेकेंड। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम करते हैं। इसमें क्या है कि एक वुमन डब्ल्यू डिसअपियर हो गई है। डब्ल्यू के जो पेरेंट्स हैं वो आरोप लगाते हैं कि भैया डब्ल्यू को ना, जो वो लापता हुई है, उसको एच, उसका हस्बैंड एंड हिज फैमिली हैज़ किल्ड। मतलब वो सिर्फ लापता नहीं हुई है, उसको मार दिया गया है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पुलिस को बताते हैं, पुलिस ऑफिसर को। अब इनको शक है कि उन्होंने उसी घर में कोर्ट यार्ड में एक कोने में उसको मार के दबा दिया है। अब पुलिस ऑफिसर आते हैं घर में और वो कहते हैं कि भैया हमें ऐसे ऐसे शिकायत मिली है, जो ये आपके घर की महिला डब्ल्यू लापता है, हमें ऐसा शक है कि इसको आपने ही मारा है, उसको कोर्ट यार्ड में दबाया है। हम आपके कोर्ट यार्ड की तलाशी लेना चाहते हैं, उसको खोद के देखना चाहते हैं। अब एच हस्बैंड जो था और उसकी जो फैमिली है वो अड़ जाते हैं कि नहीं भैया हम तो नहीं देखने देंगे, हम नहीं देखने देंगे। ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर जब फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कोर्टयार्ड को सर्च करते हैं, खोदते हैं, तो उन्हें वहां पर लाश मिलती है। अब देखिए यहां पर कंडक्ट क्या था? कंडक्ट था पुलिस को रोकना। सबसे पहले तो ये देखिए कि किसका कंडक्ट था? एच का। एच कौन है? अक्यूज्ड। एच कौन है? अक्यूज्ड। तो ये क्लियर हो गया जो मैंने पहले कहा था कि किसका कंडक्ट होना चाहिए, किसका कंडक्ट रिलेवेंट है। आइदर ही शुड बी अ पार्टी, एजेंट और विक्टिम। अब पार्टी की बात की तो मैंने कहा था अक्यूज पार्टी है, तो पहली बात तो किसका कंडक्ट था? अक्यूज का। पहले तो यही समझ लो कि कंडक्ट क्या था। कंडक्ट था पुलिस को रोकना। द कंडक्ट वॉज टू स्टॉप द पुलिस, कि भैया मैं सर्च नहीं करने दूंगा। किसका कंडक्ट था? अक्यूज का कंडक्ट था। क्या ये किसी प्रोसीडिंग के रेफरेंस में था? बिल्कुल प्रोसीडिंग के रेफरेंस में था। कैसे था प्रोसीडिंग के रेफरेंस में? प्रोसीडिंग के रेफरेंस में इसलिए था क्योंकि जब एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है उसके बाद स्टेज आती है इन्वेस्टिगेशन की, एंड इन्वेस्टिगेशन इज ए प्रोसीडिंग। तो इसका मतलब वो प्रोसीडिंग के रेफरेंस में भी था कि जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको वो रोकने की कोशिश कर रहा था, बाधित करने की कोशिश कर रहा था, तो प्रोसीडिंग के रेफरेंस में हो गया।
अब जो तीसरा सवाल आता है, जो हमारी दूसरी कंडीशन है कि क्या वो फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, इसका जवाब है कि हाँ। क्यों? वो रिलेवेंट फैक्ट की जो फाइंडिंग है, वहां पर अगर डेड बॉडी मिलती है, देखिए वहां पर अगर डेड बॉडी मिलती है तो इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मर्डर उसी घर में हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का मर्डर उसी घर में हुई है, लेकिन इट बिकम्स हाईली प्रोबेबल। और ऐसी प्रोबेबिलिटीज रिलेवेंट फैक्ट होती हैं, आने वाले सेक्शंस में हम उनको पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, कोई भी चीज किसी भी फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं तो वो अपने आप में भी रिलेवेंट फैक्ट होंगे। तो वहां पर बॉडी का मिलना ये इस बात की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है कि जो हत्या हुई है या जो मृत्यु हुई है वो उसी घर में हुई है, और साथ में उसी घर में हुई है तो घर वाले भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया। अब इस रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी। कैसे की जा रही थी? कंडक्ट के द्वारा। क्यों? अगर वो वहां पर पुलिस को रोक देते तो रिलेवेंट फैक्ट इन्फ्लुएंस हो जाता ना। रिलेवेंट फैक्ट की बॉडी वहीं पर है, वो हमारे सामने नहीं आ पाता, इन्फ्लुएंस हो जाता। तो इसलिए हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई है। पहली कंडीशन क्या थी कि वो किसी सूट और प्रोसीडिंग के रेफरेंस में हो, तो बिल्कुल सूट और प्रोसीडिंग के रेफरेंस में थी। और क्या वो किसी भी तरीके से जो कंडक्ट है वो फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, उससे इन्फ्लुएंस किया जा सकता था? तो हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता था। अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, एक महिला है डब्ल्यू, इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ऑफिसर को शक है कि इनको जहर देके मारा गया है और इसलिए वो इसका पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। डब्ल्यू की डेथ हुई है, पुलिस ऑफिसर को शक है कि उसको पॉइजन देके मारा गया है और इस कारण से वो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। लेकिन इनके जो हस्बैंड हैं एच, वो कह रहे हैं कि मैं डेड बॉडी नहीं दूंगा पोस्टमार्टम के लिए, और वो बिल्कुल अड़ जाते हैं, विरोध करते हैं पुलिस का। अब ऐसे में पुलिस अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फोर्सिबली बॉडी का पोस्टमार्टम करती है, और जब पोस्टमार्टम करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यस, देयर सस्पिशन वाज करेक्ट एंड द लेडी हैज डाइड ड्यू टू पॉइजनिंग। उनको जहर देकर ही मारा गया है। अब देखिए, अब उसी बात पर आते हैं। पहले समझिए कंडक्ट क्या था। कंडक्ट क्या था? कंडक्ट था पुलिस को पोस्टमार्टम से रोकना। दिस इज अ कंडक्ट। अब मान लीजिए प्रोसिक्यूशन इस बात की गवाह देना चाहता है, प्रूव करना चाहता है कि इस आदमी ने जब पुलिस पोस्टमार्टम करना चाहती थी तो पूरी ताकत लगाई थी कि पोस्टमार्टम ना हो। जज साहब, मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कोर्ट में, मुझे अलाउ किया जाए। मैं पुलिस ऑफिसर को बुलाना चाहता हूं विटनेस बॉक्स में, जो पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी था, जिसने पोस्टमार्टम के लिए कहा और जिसने पोस्टमार्टम जिसको रोका गया, मैं उसको बुलाना चाहता हूं। मुझे प्रूव करने दीजिए कि अक्यूज ने पूरी ताकत लगाई कि पोस्टमार्टम ना हो। तो डिफेंस काउंसिल कहते हैं कि साहब सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट अलाउड होंगे। तो कोर्ट 136 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूछेगा कि भाई रिलेवेंट फैक्ट, हालांकि पूछेगा नहीं क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये रिलेवेंट फैक्ट है। ऑब्वियसली अदालतों में तो ये रोज का काम है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 136 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ये कहेगा, भाई मैं आपको ये फैक्ट प्रूव करने के लिए पुलिस ऑफिसर को तभी बुलाने दूंगा तब आप ये प्रूव करेंगे, पहले आप ये प्रूव करो कि रिलेवेंट फैक्ट है। तो प्रोसिक्यूशन कहता है कि जनाब ये रिलेवेंट फैक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये सेक्शन 8 के कंडक्ट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और सेक्शन 8 कहता है कि कंडक्ट रिलेवेंट फैक्ट है, इसलिए इस कंडक्ट को हमें प्रूव करने के लिए आप एडमिशन दें, आप हमें एडमिट करें। अब कोर्ट कहता है अच्छा कैसी कैसी कंडीशंस पूरी करता है आप हमें बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए। अगेन कोर्ट नहीं कहेगा ऐसे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो पहली चीज कंडक्ट है, जी है। किसका कंडक्ट है? कंडक्ट है जी अक्यूज्ड का, क्योंकि अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ पार्टी का, एजेंट का और विक्टिम का, सिर्फ इन तीनों का कंडक्ट रिलेवेंट होगा। तो ठीक है जी, ये भी हो गया। अब बात आती है कि क्या इट इज इन रेफरेंस टू सूट प्रोसीडिंग FII RF? यस, क्योंकि पोस्टमार्टम करवाना भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है,
तो ये भी हो गया कि हाँ जी ये उसी के रेफरेंस में है। और लास्ट पॉइंट है कि क्या ये किसी तरीके से फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, पोस्टमार्टम में जो रिजल्ट आएगा वो कॉज का पता लगाएगा, और हमने अभी सेक्शन 7 में कहा था कि इफेक्ट होता है ये। अगर जहर दे के मरेगा तो इफेक्ट आएगा, किस में आएगा? पोस्टमार्टम में आएगा, पेट में जहर मिलेगा। पेट में जहर मिलने का मतलब है कि जो एक्टिविटी हुई है उसका इफेक्ट है ना पेट में जहर मिलना। तो पोस्टमार्टम अपने आप में रिलेवेंट फैक्ट हो गया। उस पोस्टमार्टम को रोकने के लिए, पोस्टमार्टम अपने आप में रिलेवेंट फैक्ट हो गया, उस पोस्टमार्टम को रोकने के लिए जो कंडक्ट किया गया है वो रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया है। क्योंकि अगर वो पोस्टमार्टम नहीं होता, वो कंडक्ट सफल हो जाता, तो हमें कॉज का पता नहीं चलता, इफेक्ट का पता नहीं चलता, इसलिए इन्फ्लुएंस नहीं मानते। लेकिन अब इसने रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस किया है। आई होप नाउ दी फंडा इज क्लियर कि ये कन्फेशनल उसे कंडक्ट में इन्फ्लुएंस और रेफरेंस से क्या कहना चाहते हैं। चलिए एक चीज और देखते हैं इसमें। हुआ क्या कि अक्यूज ने, एक अक्यूज्ड है, ये अगला केस है, एक अक्यूज्ड है, उसने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी। उसने बताया कि साहब मैंने ही मर्डर किया है, और जो वेपन है, मान लीजिए नाइफ है या कुछ भी है, नाइफ मान लीजिए, वो मैंने अपने घर के छज्जे पे छुपा रखा है। ये इसने पुलिस को बयान दे दिया। अब ये जो बयान होता है इसे बोलते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। उसने डिस्क्लोज किया है। अब देखिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट तो रिलेवेंट नहीं होती, मतलब बेशक रिलेवेंट हो लेकिन एडमिसिबल नहीं होती। कन्फेशन मेड टू अ पुलिस और इन पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल। वहीं पर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एडमिसिबल हो सकती है अगर उससे कोई डिस्कवरी हो जाए। अभी आप इसके डिटेल में मत जाइए, जब हम डिस्क्लोजर, डिस्कवरी इन सबको डिटेल में करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, क्या ये कंडक्ट होगा अक्यूज्ड का? क्या इसको प्रूव किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ये कंडक्ट नहीं होगा। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट विल नॉट बी द कंडक्ट। लेकिन जब मौका वारदात, अच्छा इसमें तरीका क्या होता है कि मान लीजिए अक्यूज ने ये कहा कि मैंने अपने छत के छज्जे पे उसे छुपा रखा है, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस परमिशन लेके उसे घर लेके आएगी, उसके पड़ोस से पंच विटनेसेस बोलते हैं उनको बुलाएगी कि जी आप हमारे विटनेस बन जाइए, मतलब इस चीज़ के विटनेस बन जाइए उस टाइम के कि हमारे सामने अक्यूज्ड आया था, उसको लेके आया गया था और हमारे सामने उसने उस तरफ इशारा किया, वहाँ पर बरामदगी हुई, वहाँ पर ये चीज़ रखी मिली। क्योंकि अगर ये विटनेस की कंडीशंस ना हो तो पुलिस तो किसी के माथे भी कुछ भी चढ़ा सकती है। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पुलिस, आई एम नॉट सेइंग द ऑल पुलिस इज करप्ट, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर पुलिस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी की भी बरामदगी कुछ भी दिखा सकती है। इसलिए ये प्रावधान रखा गया है कि जब भी आप किसी चीज़ को सर्च करने के लिए जाएंगे तो आपको पास पड़ोस के कुछ गवाह अपने साथ लेने हैं, उनके हस्ताक्षर भी होते हैं कि इस समय आए थे, यहाँ सर्च किया, ये बरामदगी हुई, और नीचे वो साइन कर देते हैं ताकि पुलिस अपनी तरफ से कुछ भी गड़बड़ उसमें ना लिखे। तो जब अक्यूज को यहाँ पर लाया गया, विटनेसेस आ गए, पास पड़ोस के लोग बुला लिए, गणमान्य आदमी को बुला लेते हैं, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई रिस्पेक्टेबल आदमी, उसको बुला लेते हैं ताकि उसके सामने सर्च हो सके। अब जब अक्यूज्ड अपनी उंगली उठाकर बताता है कि साहब वहां पर रखिए, पिन पॉइंट करता है, विल इट बी अ कंडक्ट? अब मान लीजिए वो इशारा कर रहा है कि साहब, उंगली उठाए कह रहा है कि साहब वहां पर रखिए, वो जो चाकू है, वो जो नाइफ है जिससे मैंने ऑफेंस किया था, वो सामने रखा है। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और एक कंडक्ट ऑफ व्हाट? पिन पॉइंटिंग। तो इसका जवाब ये है भाई कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट विल नॉट बी कंडक्ट। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को कोर्ट ने कंडक्ट नहीं माना था, लेकिन पिन पॉइंटिंग को कंडक्ट माना गया कि जो पिन पॉइंट कर रहा है दैट इज अ कंडक्ट, और उसका वो रिलेवेंट फैक्ट होगा और उसका एविडेंस दिया जा सकता है। इसके सिलसिले में देयर इज एन इंपॉर्टेंट केस
जिसमें ये बात कही गई कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड एज सच विल नॉट बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8। मैं रिपीट करता हूं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड एज सच will not be relevant under section 8, rather the conduct of the accused in pinpointing the place of finding of the object will be relevant। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कंडक्ट नहीं होगी, वो रिलेवेंट नहीं होगी एज अ कंडक्ट, लेकिन वो जो पिन पॉइंट कर रहा है दैट पिन पॉइंटिंग विल बी रिलेवेंट और वो कंडक्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कंडीशन ऑफ पार्टी इज डन। अब हम आते हैं कंडीशन ऑफ विक्टिम। देखिए, पार्टी के केस में हमें दो कंडीशन पूरी करनी थी। पहली कंडीशन थी कि वो रेफरेंस में होना चाहिए किसके, सूट और प्रोसीडिंग के, और दूसरी कंडीशन थी कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा हो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को। जबकि अगर हम विक्टिम की बात करें तो विक्टिम की केस में हमें ये पहली कंडीशन पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली कंडीशन दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड इन द केस ऑफ विक्टिम इज कि जो उसका कंडक्ट है वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। सिर्फ एक कंडीशन, जो कंडीशन नंबर 2 थी पार्टी और एजेंट के मामले में, सिर्फ वो प्रूव करनी है विक्टिम के केस में। जबकि पार्टी और एजेंट के केस में दो कंडीशन है, विक्टिम के केस में सिर्फ एक कंडीशन है। जैसे ही आपने विक्टिम के कंडक्ट को लेकर इन्फ्लुएंस प्रूव कर दिया, ऐसे ही वो कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा और कोई कंडीशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। जबकि पार्टी एजेंट में आपको दो कंडीशन करनी है और विक्टिम के केस में आपको सिर्फ इन्फ्लुएंस शो करना है। विक्टिम के भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, विक्टिम का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मान लीजिए विक्टिम डिफेंस काउंसिल के पास गया और कहता है कि भाई मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा, आप ये केस ढंग से मत लड़ो ताकि अक्यूज की सज़ा हो जाए, कैसे भी करके मुझे उसकी सज़ा करानी है। अब देखा जाए किसका कंडक्ट है, इज इट अ कंडक्ट? यस, इट इज़ अ कंडक्ट। किसका कंडक्ट है? विक्टिम का कंडक्ट है। विक्टिम का कंडक्ट रिलेवेंट है, बिल्कुल है। मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि 3 आदमियों का कंडक्ट रिलेवेंट है, पार्टी, एजेंट और विक्टिम। ठीक है, तो विक्टिम का कंडक्ट हो गया, तो पहली कंडीशन पूरी। अब इसके बाद हमें और कुछ कंडीशन करनी नहीं है, सिर्फ ये करनी है कि क्या ये फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। ये तो पूरे केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। अब केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कल को, मैं दोबारा से वही एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए डिफेंस काउंसिल कहता है कि साहब मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूँ कि विक्टिम मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और तुम ये केस ढंग से मत लड़ो। तो जो प्रोसिक्यूशन है, जो विक्टिम की तरफ से केस लड़ रहा है, वो कहता है नहीं नहीं, हम ये अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। तो डिफेंस ये बोलता है कि रिलेवेंट फैक्ट है बिकॉज कंडक्ट सेक्शन 8 में रिलेवेंट है। कंडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है? कंडक्ट विक्टिम का होना चाहिए, विक्टिम का है। दूसरा, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है उस कंडक्ट से, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो कोर्ट इस फैक्ट को कि हाँ विक्टिम ने डिफेंस काउंसिल को 10 लाख रुपए देने की पेशकश की थी, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस एडमिट कर सकता है। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। विक्टिम ने डिफेंस का कोई विटनेस था, उसको थप्पड़ मारा या थ्रेटन किया। अगेन ही इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, तो ये भी हो गया। अब अगली बात आती है कि विक्टिम ऑफेंस कमिट होने के बाद, उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ, उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और उसने स्टेटमेंट पुलिस को दे दी। तो क्या, देखिए इसमें भी ना, स्टेटमेंट में भी हमें एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंडक्ट ऑफ गोइंग टू पुलिस स्टेशन और दूसरा स्टेटमेंट जो उसने लिखवाई है। अब इस कंडक्ट की अगर हम बात करें तो हम तो कह ही रहे हैं कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट रिलेवेंट है और किसका है? विक्टिम का है, तो विक्टिम तो अलाउड है ही।
तो ये कंडक्ट, क्या कंडक्ट कि वो जहां पर उसके साथ ऑफेंस हुआ है वहां से वो पुलिस स्टेशन जाता है, तो दिस इज अ कंडक्ट। तो ऑब्वियसली ये फैक्ट कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है, दिस इज रिलेवेंट फैक्ट। लेकिन जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? एफआईआर। अब स्टेटमेंट रिलेवेंट है या नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना कि स्टेटमेंट को कंडक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे वो इसी टॉपिक का हिस्सा है, वो अभी 2 मिनट में पढ़ेंगे। लेकिन स्टेटमेंट अभी के लिए मैं बता देता हूं, स्टेटमेंट जो कि एफआईआर है, एफआईआर में दी गई स्टेटमेंट रिलेवेंट फैक्ट नहीं होगी सेक्शन 8 में। रिलेवेंट फैक्ट क्या होगा? विक्टिम का थाने में आना और बताना, ये कंडक्ट जो है, चल के आया तो जो कंडक्ट है वो रिलेवेंट होगा। चलिए अब हम लास्ट इस टॉपिक के लास्ट उस पर पहुंच चुके हैं। मैं देख लूं कि कोई टॉपिक रह ना गया हो। स्टेटमेंट, यस, आई थिंक यस वी आर डन विद एवरीथिंग। अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टॉपिक है जी, एक सेकंड एग्जाम्पल्स देख लूं मैं, कोई एग्जाम्पल ना रह गया हो। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं कि क्या कोई स्टेटमेंट रिलेवेंट होगी सेक्शन 8 में कि वो कंडक्ट है। क्या हम स्टेटमेंट को कंडक्ट मानेंगे? मान लीजिए मैंने मिस्टर ए को कुछ बोला, मैंने बोला ये कंडक्ट है, मेरा बोलना कंडक्ट है, दैट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। लेकिन मैंने क्या स्टेटमेंट दी, क्या वो कंडक्ट होगा? अब ये देखने के लिए हमें इसके एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन वन ऑफ सेक्शन 8 ये क्लियरली एक्सप्रेसली कह रहा है कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। जो शब्द कंडक्ट इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 8 में वो स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करेगा। ये क्लियरली लिख दिया गया, कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। इट इज एज क्लियर एज दैट, कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। इसका मतलब स्टेटमेंट कंडक्ट में नहीं आएगी। लेकिन लॉ में आप हमेशा देखते हैं कि वो एक बात कह देंगे उसके बाद उसके एक्सेप्शंस आ जाएंगे, और ये हमेशा होता है। यहां पर भी एक्सेप्शंस हैं। इसके क्या एक्सेप्शन है? इसको हम 3 एक्सेप्शंस में बांट सकते हैं। एक्सेप्शन 1 जो कि एक्सप्लेनेशन 1 में ही दिया गया। एक्सप्लेनेशन 1 में ये कहा गया कि भाई कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, लेकिन साथ ही उसने एक एक्सेप्शन दे दिया। उसने एक्सेप्शन क्या दिया? इफ द स्टेटमेंट इज अकम्पनीड बाय अ कंडक्ट एंड सच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कंडक्ट। मतलब स्टेटमेंट अलोन अपने आप में रिलेवेंट नहीं है, अकेली स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होगी। स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में रिलेवेंट नहीं होगी, लेकिन वो स्टेटमेंट किसी कंडक्ट के साथ में है। मतलब मैं सिर्फ स्टेटमेंट दूं, नो, दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी कंडक्ट। लेकिन उस स्टेटमेंट के साथ कोई कंडक्ट है और वो स्टेटमेंट उस कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। मैं दोबारा से दोहराता हूं, स्टेटमेंट एक कंडक्ट के साथ है या कंडक्ट के साथ स्टेटमेंट है, दोनों साथ है, अकंपनी कर रहे हैं, और स्टेटमेंट कंडक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट भी रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि स्टेटमेंट अपने आप में रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट कंडक्ट को अकंपनी कर रहा है और कंडक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है तो वो रिलेवेंट फैक्ट हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं, इनको लूट लिया गया, ही हैज बीन रॉब्ड। अब ये एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये मिस्टर ए यहां पर बैठे हैं और इनको लूट लिया गया है, और ये बहुत जोर जोर से शाउट कर रहे हैं, and he is crying also. He is shouting and crying. और वो साथ में बोल भी रहे हैं, he is also speaking. Speaking what? That he has been robbed. अब देखिए यहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भैया मुझे लूट लिया गया है, लेकिन वो स्टेटमेंट किसके साथ अकम्पनीड है? शूटिंग एंड क्राइम। और वो इस शाउटिंग और वो शाउटिंग और क्राइम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं दोबारा से बोलता हूँ, मिस्टर ए हैं, उनको रॉब्ड कर लिया, उनको लूट लिया गया, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं
और पेड़ के नीचे बैठ के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं कि मुझे लूट लिया गया। अब ये स्टेटमेंट है कि मुझे लूट लिया गया, ये अपने आप में रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन ये अकेले में हो तो रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन इट इज अकम्पनीड बाय व्हाट, ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, साथ में रो रहा है ना, साथ में चिल्ला रहा है ना। तो अगर ये अकम्पनी कर रहा है सम कंडक्ट और वो स्टेटमेंट उस कंडक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है, अल्टीमेटली वो एक्सप्लेन कर रहा है ना कि मैं रो क्यों रहा हूं, मैं चिल्ला क्यों रहा हूं, मेरी स्थिति का रीजन क्या है, तो वो स्टेटमेंट जो है वो कंडक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है तो वो रिलेवेंट फैक्ट होगी। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, स्टेटमेंट अलोन विल नॉट बी रिलेवेंट, स्टेटमेंट अलोन विल नॉट बी रिलेवेंट, लेकिन इफ दैट स्टेटमेंट इज अकम्पनीड बाय अ कंडक्ट एंड द स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग द कंडक्ट, स्टेटमेंट के साथ कंडक्ट है और वो स्टेटमेंट उस कंडक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगी। अब हम आते हैं एक्सेप्शन 2। मैंने इसको एक्सेप्शन 2 नाम दे दिया, लेकिन ये एग्जैक्टली एक्सेप्शन नहीं है, इट इज मोर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है ये, और एक्सप्लेनेशन 1 में ही दी गई है। ये सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि भाई स्टेटमेंट में नॉट बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8, लेकिन मान लीजिए स्टेटमेंट किसी और सेक्शन में रिलेवेंट है, तो सेक्शन 8 उसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, इसमें लंबा चौड़ा कुछ समझने का नहीं है। देखिए अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 5 से 55 तक हम रिलेवेंसी की बात करते हैं, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ रिलेवेंट होती आती हैं। जैसे सेक्शन 6 में सेम ट्रांजैक्शन रिलेवेंट हो गया, सेक्शन 7 में कॉज, स्टेट ऑफ थिंग्स, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, इफेक्ट, ये सब रिलेवेंट हो गए। अब सेक्शन 8 में मोटिव रिलेवेंट हो गया, प्रिपरेशन रिलेवेंट हो गया, कंडक्ट रिलेवेंट हो गया। ऐसे ही अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग रिलेवेंसी है। इसी तरीके से सेक्शन 14 कहता है अगर कोई स्टेटमेंट बॉडली फीलिंग या माइंड के बारे में बताए तो वो रिलेवेंट होगी। उदाहरण के तौर पे एक आदमी कहता है कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है। अब दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8, दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट किसी दूसरे सेक्शन में रिलेवेंट है, अब सेक्शन 14 क्या कहता है कि कोई स्टेटमेंट जो बॉडली फीलिंग के बारे में बताए, मेरी बॉडी कैसा फील कर रही है उसके बारे में अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो रिलेवेंट होगी किसमें, सेक्शन 14 में। तो एक्सप्लेनेशन 1 में जो ये प्रावधान है सिर्फ इतना कह रहा है कि बेशक सेक्शन 8 में रिलेवेंट ना हो, लेकिन अगर वो किसी और सेक्शन में रिलेवेंट है तो सेक्शन 8 उसे किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, अभी उसको करते हैं हम। देखिए मान लीजिए ए है, उसकी चेस्ट में पेन हो रहा है और वो वहीं पे गिर गया, जोर जोर से रो रहा है, शाउट कर रहा है और इधर उधर पलटी मार रहा है और साथ में कह रहा है कि मेरी चेस्ट में पेन है। तो क्या ये सेक्शन 8 में रिलेवेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? वो कंडक्ट भी उसके साथ है। क्या कंडक्ट? रोने का, चिल्लाने का, इधर उधर पलटी मारने का, और वो स्टेटमेंट उस कंडक्ट को ही अल्टीमेटली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सेक्शन 8 में रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो बिल्कुल शांत बैठा है, मान लीजिए आप बस में सफ़र कर रहे हैं, मिस्टर ए आपके साथ बैठा है और वो कहता है, कोई कंडक्ट नहीं है, वो सिर्फ कहता है कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, एंड ही डजंट से एनीथिंग एल्स, कोई कंडक्ट भी नहीं है, तो ये सेक्शन 8 में तो नहीं होगा रिलेवेंट। क्यों? सेक्शन 8 में अकम्पनीड बाय कंडक्ट जरूरी है। लेकिन ये सेक्शन 14 में रिलेवेंट है। क्यों? सेक्शन 14 कहता है कोई स्टेटमेंट जो बॉडली फीलिंग के बारे में बताए तो वो रिलेवेंट होगी। अब ये सेक्शन 14 में रिलेवेंट है तो सेक्शन 8 इसको किसी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा, ये बात इसमें कही गई। अब हम आते हैं एक्सेप्शन 3 पे। एक्सेप्शन 3 कहता है अगर किसी और कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं एक्सेप्शन 1 का, सॉरी, जो वो मैंने पेड़ का बताया था उसी के सिलसिले में एक एक्सेप्शन और है, वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या है कि एक लड़की है ए एंड शी हैज़ बीन रेप्ड। ऑफेंस होने के बाद शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन। अब उसने जाकर स्टेटमेंट दी दैट शी हैज बीन रेप्ड। अब इसको ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट क्या है? दैट शी हैज बीन रेप्ड, और स्टेटमेंट अकम्पनीड बाय व्हाट? गोइंग टू द पीएस। पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन। गोइंग टू द पीएस मतलब वो स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन स्टेटमेंट के साथ कंडक्ट है ना,
क्या कंडक्ट है? गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। और क्या स्टेटमेंट उस कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। वो ये बता रही है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों आई है। तो इस तरीके से इस केस में द स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल ऑफ द विक्टिम विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट। चलिए वो देखते हैं अब एक्सेप्शन 3। एक्सेप्शन 3 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का कंडक्ट रिलेवेंट है, एनी पर्सन, द वर्ड यूज्ड इज एनी पर्सन, if the conduct of any person is relevant or any statement made to him or in his presence which affects such conduct, such statement will be relevant। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कंडक्ट रिलेवेंट है, उसके सामने दी गई स्टेटमेंट, उसकी प्रेजेंस में दी गई स्टेटमेंट या उसको दी गई स्टेटमेंट जिससे उसका कंडक्ट प्रभावित हुआ, वो स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, वो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल ये कहता है कि मान लीजिए क्लासरूम है, यहां पे सर पढ़ा रहे हैं, ये सब बच्चे हैं, इनकी रोज हैं। ए ने बी का मर्डर किया है और ए आके क्लास में बैठ गया है। अब सर कहते हैं कि जो कल मर्डर हुआ था बाजार में, कल मतलब एक दिन पहले मर्डर हुआ है और वो अब एक क्लास में बैठा है, जो कल मर्डर बाजार में हुआ था वो उन्होंने लोगों से सुना है कि जब मैं क्लास लेने के लिए आ रहा था तो लोग रास्ते में बात कर रहे थे वो किसी स्टूडेंट ने मर्डर किया है। और इसलिए पुलिस क्या कर रही है, जितने भी क्लासेस हैं उन सबको पुलिस आके चेक कर रही है और पुलिस पहचान रही कि कौन सा वो स्टूडेंट है। जैसे ही टीचर ने ये कहा, टीचर को तो नहीं पता ना कि उसकी क्लास में बैठा है कोई जिसने हत्या की है, लेकिन टीचर ने तो जनरली कहा कि मैं जब क्लास में आ रहा था तो मुझे रास्ते में लोग कह रहे थे कि जो कल मर्डर हुआ है वो किसी स्टूडेंट ने किया है और इसलिए पुलिस बहुत सख्ताई से सभी क्लासेस की चेकिंग कर रही है। तो जैसे ही ए ने ये बात सुनी, ए वहां से भाग गया। अब ए का क्या है? ए का कंडक्ट, एक सबसे पहले तो ए क्या है? अक्यूज्ड है। तो वही हम वहीं से शुरू करते हैं कि किसका रिलेवेंट था। अक्यूज्ड है तो ये रिलेवेंट है, फर्स्ट स्टेप डन। अब देखिए कंडक्ट क्या है? कंडक्ट है रनिंग अवे। अगेन ये उसके रेफरेंस में है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन इज पार्ट ऑफ द अरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और ये उसको इन्फ्लुएंस भी करता है फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट, क्योंकि ये भाग जाएगा तो केस पे फर्क पड़ेगा, रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू पे फर्क पड़ेगा। तो सारी चीजें ये कंडीशन पूरी कर रहा है, और कंडीशन पूरी कर रहा है इसका मतलब द कंडक्ट ऑफ ए रनिंग फ्रॉम द क्लास इज रिलेवेंट। लेकिन एक्सेप्शन 2 क्या कहता है? ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, कंडक्ट रिलेवेंट है। एक्सेप्शन 2 ये कहता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो या तो डायरेक्ट ए को दी गई है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो या तो डायरेक्ट ए को दी गई है या उसकी प्रेजेंस में दी गई है, जिससे उसका कंडक्ट इन्फ्लुएंस हुआ हो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। देखिए हमने यहां पे देखा था कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट, उसका कंडक्ट खुद रिलेवेंट है, और कोई ऐसी स्टेटमेंट जो उससे डायरेक्ट दी गई हो या उसकी प्रेजेंस में दी गई हो जिससे उसके कंडक्ट पे फर्क पड़ा। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, जैसे ही टीचर ने स्टेटमेंट दी तो उसके कंडक्ट पे क्या फर्क पड़ा? वो भाग गया। अगर वो स्टेटमेंट नहीं देता तो वो कंडक्ट नहीं करता ना, वो भागता नहीं यहां से, वो क्लास में रहता। उसे क्या पता था कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। लेकिन जैसे ही उसने ये बताया कि भाई उसने स्टेटमेंट दी टीचर ने कि पुलिस ऐसे ऐसे आ रही है, उस स्टेटमेंट से इफेक्ट पड़ा, उससे कंडक्ट हुआ। तो उसके क्या इंग्रेडिएंट थे? पहली बात, कंडक्ट इज रिलेवेंट, जी कंडक्ट भागना रिलेवेंट है, और कोई ऐसी स्टेटमेंट जो या तो उसको डायरेक्ट दी गई हो या उसके प्रेजेंस में दी गई हो, ऐसी स्टेटमेंट जो उसके कंडक्ट को इफेक्ट करे, वो स्टेटमेंट भी रिलेवेंट फैक्ट होगी। विद दिस वी एंड आवर सेक्शन 8. We'll see you in the next class. Thank you.